स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन पर। अभी तक हम बाल विकास में फास्ट रिवीजन कर रहे थे, जिसके तहत हमने वेरी शॉर्ट आंसर देखे, फिर शॉर्ट आंसर देखे। आज हम कुछ टॉपिक लेंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहला है सीखने का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब अगर आपने कुछ चीज़ लर्न किया है, मतलब आपने कुछ चीज़ सीखा है, तो उसका इस्तेमाल हम कहीं और पर कर लें, तो यही कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाने के बाद आप यही साइकिल चलाना सीखना आपके बाइक चलाने सीखने में इस्तेमाल होगा। तो इसी को यही क्रिया कहलाती है सीखने का स्थानांतरण। अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण से तात्पर्य है किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाला प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। दूसरे शब्दों में सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। यही अभी हमने बताया, मतलब आपने कुछ भी सीखा है, जैसे आपने कोई भी गणित के सवाल सीखे। अब वो गणित के सवाल आपके शायद साइंस में जो न्यूमेरिकल आए उसमें आप प्रयोग करके, आपकी मैथ का प्रयोग करके आप साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले। तो यही है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब इसकी डिफिनीशन क्रो एंड क्रो ने भी दी है, तो उनके शब्दों में देखते हैं क्या है। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। बस मतलब अगर आपने कुछ एक जगह सीखा है, उसका दूसरी जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सीखने का स्थानांतरण है। मतलब अब देखते, अब जैसे ट्रांसफ़र होता है ना, जैसे आप इधर से उधर जाते हैं, तो यही पास है आपकी एक सीखी हुई चीज़ दूसरी जगह इस्तेमाल हो रही है। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब सीखने के अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, मतलब क्या क्या प्रकार होते हैं। पहला है सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण और नकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक मतलब निगेटिव। अब सकारात्मक में क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई भी सीखी, अब वो सीखा हुआ आपका कार्य किसी दूसरी कार्य में सहायता दे रहा है। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था कि आप साइकिल चलाना जैसे आप जानते हैं, उसी साइकिल की चलाने के प्रयोग से आप बाइक सीखे, बाइक से स्कूटी सीखे। ये आपका मतलब देखिए पॉजिटिव हो रहा है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव काम दे रहा है आपका। एक सीखी हुई चीज़ दूसरी सीखी हुई चीज़ को काम दे रही है, तो इसी को सकारात्मक पॉजिटिव अधिगम स्थानांतरण कहलाते हैं। और यही नकारात्मक में क्या होता है कि जो आपने एक चीज़ सीखी है वो दूसरे में इस्तेमाल नहीं होती है। बस यही है। जैसे आपने रोटी बनाना सीखा है, तो वो रोटी बनाना आपके बाइक चलाने में कोई काम नहीं आएगा, डांस करने में कोई काम नहीं आएगा। तो ये नकारात्मक, मतलब डांस अलग सीखा आपने, रोटी बनाना अलग सीखा, बाइक चलाना अलग सीखा, ये नकारात्मक होता है। मतलब एक चीज़ की सीखी हुई वस्तु दूसरी जगह अगर नहीं कर रही तो वो नकारात्मक में आ जाती है। अब यही चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर डिफिनीशन ये लिखी होगी क्या है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हम देखते हैं क्या है। यदि पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है, देखिए यहाँ पर सहायता दे रहा है ना, तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण में देखिए क्या होता है। गणित का ज्ञान भौतिक में सहायक होता है, बस वही देखिए अभी हमने बताया था। और नकारात्मक निगेटिव में देखते हैं, यदि पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उपस्थित करता है, कठिनाई उपस्थित करे या यूज में ना आए, दोनों, तो उसे नकारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। विज्ञान विषय का ज्ञान कला के विषयों के अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न करता है, तो ये नकारात्मक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। अब बुद्धि लब्धि वाला हम वर्गीकरण देखते हैं। पहले ये पूरा नहीं आएगा, चलिए देखिए सबसे पहले समझते हैं ये बुद्धि लब्धि किसने दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालना, मतलब आविष्कार टर्मन जी ने दिया था। अब उसका सूत्र हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे, फिर आज देख लेते हैं क्या होता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, मान लीजिए बुद्धि लब्धि है, तो उसका सूत्र होता है मानसिक आयु, हमारी मानसिक आयु, या आप मान लीजिए एज अपॉन
वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक। तो यही पास हो गया। अब हम देखते हैं, अगर हमारी, हम क्वेश्चन से समझते हैं, ये आपने फॉर्मूला देख लिया। हम देखते हैं अगर हमारी मानसिक आयु 15 है वर्ष और वास्तविक आयु 10 है, तो हमारी बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी? 150। अब हम इसमें देख सकते हैं कि अगर 150 है किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि, तो वो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। वो होगा प्रतिभाशाली बच्चा, मतलब वो जीनियस कहलाएगा। तो यही इसका वर्गीकरण, मतलब कौन जीनियस है, कौन समान है, कौन उत्कृष्ट है, कौन मंदबुद्धि, कौन क्षीण है, कौन मूर्ख है, तो इन्हीं का सब वर्गीकरण टर्मन जी ने दिया था। ये देखिए पूरा उन्होंने बताया है। तो देखते हैं हम पहले 140 से अधिक क्या है। 140 में आते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, जीनियस, और फिर सेकंड में 120 से 140 के पहले वाला 139 तक वेरी सुपीरियर, उत्कृष्ट बच्चे। अब समान बच्चे वाला, ये देखिए ये समान बच्चे वाला है 90 से 110, ये 90 से 109 समान बच्चे में आते। इससे ऊपर 110 119 तक श्रेष्ठ बच्चा, और फिर नीचे यही है 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 क्षीण बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख, और 25 से 49 मूड वाला, और फिर 0 से 20 जड़ बुद्धि, जिसे इडियट हम कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे कौन सा पॉइंट है, सीखने, अधिगम या सीखने के नियम। अब देखिए अधिगम और सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिया, ये जानते हैं। यहाँ पर लिखा ही है, E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। तो इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम, जिसे हम सेकेंडरी लॉ कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम मुख्य नियम कहते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। पहला मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। तो प्राइमरी लॉ देखते हैं पहले, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो तत्परता के नियम में इन्होंने, थॉर्नडाइक ने बताया कि जो कार्य हम सीखने में के लिए तत्पर होते हैं, वह कार्य हम जल्दी से सीख जाते हैं। और अगर हम सेकेंड वाला देखें, अभ्यास का नियम, अभ्यास में इन्होंने 2 दिए, उपयोग और अनुपयोग, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। यूज़ का आप मतलब ही समझ रहे हैं कि आप अगर उसका यूज़ बार बार करते हैं तो वो कार्य आप सफलतापूर्वक जल्दी सीख जाते हैं और उसमें कुशल भी हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए, हम एक वो एग्जांपल देते हैं, मैथ का सारे टीचर बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें परफेक्ट बनोगे। तो इसीलिए आप जितना उपयोग करेंगे उसमें आप कुशल हो जाएंगे और सफलतापूर्वक जल्दी सीखेंगे। और यही अनुपयोग का नियम वो बताते हैं कि अगर आप छोड़ दिए मैथ, जैसे आपने सोचा कि हम एक महीना पढ़ लिए, फिर अब साल भर ना पढ़ें, आपने अनुपयोग मतलब डिसयूज़ करना शुरू कर दिया, तो अब वो आप भूल जाएंगे। तो यही होता है अनुपयोग के नियम में। अब थर्ड नंबर पे है प्रभाव या परिणाम का नियम। अब प्रभाव या परिणाम के नियम में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमें हितकारी लगता है वो हम जल्दी सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मैथ हमारे लिए अच्छी है, हमारे भविष्य के लिए काम आएगी, तो हम उस पर तत्पर होंगे, वो हमें इच्छा करेगी जल्दी सीखने के लिए, तो वो हम जल्दी सीख जाएंगे। तो यही नियम प्रभाव या परिणाम या संतोष का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम देखते हैं गौण नियम, सेकेंडरी लॉ। पहला सेकेंडरी लॉ के अंतर्गत आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब इस नियम के अंतर्गत क्या होता है, इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो अगर हमने विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं की तो उसको हम जल्दी से सीख जाएंगे। अगर हमारी पहली क्रिया या प्रतिक्रिया गलत होती है तो हम दूसरी करेंगे, दूसरी गलत होती है तो तीसरी करेंगे। तो यही है हमारी बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब सेकेंड क्या है, मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। इस नियम से क्या तात्पर्य है हमारा, जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुपात में हम उसको सीखते हैं।
जैसी हमारी मनोवृत्ति, जैसा हमारा मन, जैसी हमारी इच्छा होगी, हम उसी कार्य को उतनी जल्दी या उतनी ही देर में, अगर आपका मन अच्छा है, मतलब आपको सीखने का मन है, तो आप जल्दी से सीख जाएंगे। अगर नहीं है तो आप देर से सीखेंगे। अब हम थर्ड देखते हैं, हमारा आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम से क्या अभिप्राय है हमारा? इस नियम में यह होता है कि जो हमारा नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे हमने जो हमारा पूर्व ज्ञान था वो नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो बच्चा इंटरकनेक्टेड कर लेता है। मतलब हम लोग इंटरकनेक्टेड कर लेंगे तो हमारी पूर्व ज्ञान की जो हमने सीखा है पूर्व ज्ञान से, उसको नए ज्ञान के साथ जब जोड़ते हैं तो हम जल्दी सीखते हैं। बस यही है। अब हम फोर्थ नंबर में देखते हैं आंशिक क्रिया का नियम। अब इस नियम के अंतर्गत क्या होता है? इस नियम के अनुसार हम जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है नहीं, आंशिक क्रिया का नियम। विभाजित मतलब लॉ ऑफ पार्शियल। विभाजित करने पे ये होता है कि हमारा जो कार्य होता है वो सरल और सुविधाजनक हो जाता है। जब वो विभाजित हो जाएगा तो पहले टुकड़े वाला हम कार्य सीखेंगे, फिर जब वो सीख जाते हैं तो हम फिर दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे। ऐसे हम कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। बस यही है। अब हम लास्ट अपना देखते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। अब इस नियम से अभिप्राय क्या है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप लोग दोस्तों के साथ, अपने कुछ 2-3 दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ पार्टी करते हैं, ये एक इजी है। तो 2-3 में आप पार्टी एकदम नॉर्मल से कर लेते हैं, पर वही अब अगर आप बड़ी पार्टी करते हैं तो मतलब यहाँ पर परिस्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, पर उसका स्वरूप तो पार्टी तो हो ही रही है। या आप पहले घर के लिए खाना बनाते थे, अगर आप घर के लिए खाना बना रहे हैं और अब आप पूरी पार्टी के लिए खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या स्वरूप वही रहेगा पर परिस्थिति चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यही इन्होंने इतने नियम दिए, मुख्य 3 नियम दिए और सेकेंडरी लॉज मतलब गौड़ नियम 5 थे। थॉर्नडाइक। तो अगर आपको ये हमारे टॉपिक पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसा लगा हमारा वीडियो। धन्यवाद।